स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए। फिजिक्स क्लास 12th में इस समय हम पढ़ा रहे हैं आज की क्लास में वैद्युत चालन पाठ के आंकिक प्रश्न कुमार मित्तल किताब से। तो बच्चों वैद्युत चालन पाठ के आंकिक प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। पिछली वीडियोज में आंकिक प्रश्न पाठ वैद्युत चालन में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 40 तक हल कर लिया है। आज की कक्षा में बच्चों बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 41 के। इससे पहले एक विशेष जानकारी बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने पिछली क्लास की वीडियोज को अटेंड नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद आप पिछली वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लियर बच्चों, निरंतर मेहनत करिए बच्चों, रेगुलर क्लास को अटेंड करिए। रोज रात 9 बजे आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर क्लास मिलती है। बच्चों प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है 12 वोल्ट कार की बैटरी से जलाने के लिए एक हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। यह बल्ब कितनी धारा लेगा, इसके लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगा होगा। तो दो चीजों को हमें ज्ञात करना है कि 12 वोल्ट कार की बैटरी से 60 वाट के हेडलाइट को जलाने के लिए 60 वाट का हेडलाइट का ये बल्ब कितनी विद्युत धारा आई लेगा और यह बल्ब जिस तंतु से बनाया गया है उस तंतु का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा। क्लियर बच्चों, तो सॉल्व करते हैं अपना प्रश्न संख्या 1 आज का। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। तो दिया है बच्चों V बराबर दिया है V बराबर 12 वोल्ट और जो शक्ति दी है P बराबर 60 वाट और हमको ज्ञात करना है विद्युत धारा I बराबर क्या तथा विद्युत प्रतिरोध कैपिटल R बराबर क्या। तो बच्चों सबसे पहले सूत्र उपयोग करेंगे। विद्युत शक्ति P बराबर VI। तो I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों P बाई V। तो यहां पर P का मान हो जाएगा 60 और V का मान हो जाएगा 12। तो 12.60। तो बच्चों ये 5 एम्पियर वैद्युत धारा इस बल्ब में प्रवाहित होगी। क्लियर, तो यहां पर 5 एम्पियर वैद्युत धारा का मान आ रहा है। इसके बाद हम लोगों को बच्चों वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पुनः हम सूत्र लगा देंगे। विद्युत प्रतिरोध कैपिटल R बराबर होता है V अपॉन I। तो V का मान कितना दिया है 12 वोल्ट और I कितना आया है 5 एम्पियर। तो बच्चों 5 दूना 10 और 5 चौक 20। तो 2.4 ओम विद्युत प्रतिरोध होने वाला है इस बल्ब का। क्लियर, तो 12 वोल्ट की कार की बैटरी से जलाने के लिए 60 वाट के हेडलाइट वाले बल्ब में आप 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे और इसमें जो बल्ब लगा है, बल्ब बना है, जिस तंतु से बना है उस तंतु का जो विद्युत प्रतिरोध है वो 2.4 ओम होने वाला है। क्लियर बच्चों, तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। बच्चों किसी भी कक्षा को जब अटेंड करें तो आप पूरा अंत तक अटेंड करें और धैर्य बनाकर प्रश्नों को लिखते रहें, उनको हल करते रहें। सूत्रों पर ध्यान दें कि इस प्रश्न को हल करते समय किस सूत्र का उपयोग किया गया है। एक एक प्रश्न बच्चों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको निरंतर मेहनत करनी है, मन लगाकर पढ़ना बच्चों। जैसे सर जी आपके मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी मेहनत करिए, तब इस बार परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे और खूब मन लगाकर पढ़ोगे बच्चों तो एक दिन आप सफल होंगे और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें बच्चों। चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें इसको। देखते हैं प्रश्न संख्या 42। अब बात करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 42 की। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए।
यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर तथा त्रिज्या 2.5 गुणे 10 की घात 5 मीटर हो, कामा, तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो प्रश्न क्या कह रहा है, इसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक वैद्युत बल्ब है हमारा, जिसकी शक्ति दी गई है, वैद्युत शक्ति दी गई है, वैद्युत शक्ति P बराबर 100 वाट। क्लियर बच्चों? इसकी वैद्युत शक्ति दी गई है 100 वाट, और इसका जो विभवांतर दिया गया है वो 220 वोल्ट है। तो विभवांतर है, वैद्युत विभवांतर जो दिया गया है, वैद्युत विभवांतर जिससे इस बल्ब को लगाकर जलाना, वो 220 वोल्ट है। V बराबर 220 वोल्ट। इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में हमको ज्ञात करना है। तो भाई तंतु का वैद्युत प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R बराबर क्या। फिर इसके बाद बच्चों कह रहा है कि जो बल्ब के अंदर तंतु लगा है उसकी लंबाई 0.1 मीटर है। तो जो लंबाई दी गई है तंतु की वो L बराबर 0.1 मीटर है। क्लियर? इसके बाद कह रहा है बच्चों, तथा त्रिज्या जो दी गई है स्मॉल r, त्रिज्या स्मॉल r दे रखा है 0, लंबाई 1 मीटर है, त्रिज्या 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 5 मीटर है। त्रिज्या 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 5 मीटर है। हमें तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों? तो अब सबसे पहले हम इसका वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो चूंकि वैद्युत शक्ति का सूत्र होता है, वैद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में V² R। इसलिए जो प्रतिरोध R बनेगा वो होगा V²P। अब बच्चों देखो V का मान दिया 220, तो 220 गुणा 220 कर देंगे, और वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R, शक्ति दी है हमें 100 वाट। तो देखो बच्चों ये शून्य इस शून्य से, ये शून्य इस शून्य से कैंसिल हो जाएगा, और 22 का गुणा जब 22 में कराएंगे तो ये आएगा आपका 484। तो जो वैद्युत प्रतिरोध आने वाला है वो 484 ओम हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके इस प्रश्न में जो वैद्युत प्रतिरोध आया है वो हमारा 484 ओम हो गया। इसके बाद बच्चों देखिए, तार का अगर हम अंतःस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं A, तो वो हो जाएगा πr²। पाई का मान हुआ 3.14, R दिया गया है यहां 2.5 गुणे 10 की घात 5 का वर्ग। क्लियर बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे, वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे, कैपिटल R = रो इंटू L/A। और बच्चों देखिए हमें रो का मान निकालना है, तो रो = हो जाएगा RA/L। R का मान दिया है 484, अंतःस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हुआ हमारा 3.14 गुणे 2.5, तो 25 का गुणा 25 से कराएंगे तो 625 हो जाएगा। तो ये 6.25 गुणे 10 की घात ऋण 10 हो जाएगा। ये हमने बच्चों अंतःस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल लिख दिया, और इसमें भाग देना हमें लंबाई का, और लंबाई दी गई है 0.1। अब बच्चों इसको हल करेंगे तो ये विशिष्ट प्रतिरोध हमारा आएगा, आप इसका गुणा करा लेंगे और 0.1 से भाग देंगे, अर्थात ये 10 की घात ऋण 11 हो जाएगा। तो यहां पर जो विशिष्ट प्रतिरोध आ रहा है बच्चों इस प्रश्न में, वो 9.5 गुणे 10 की घात ऋण 6 ओम इंटू मीटर आ रहा है। तो 9.5 गुणे 10 की घात ऋण 6 ओम इंटू मीटर आएगा। 9.5 गुणे 10 की घात ऋण 6, 9.5 गुणे 10 की घात ऋण 6 ओम इंटू मीटर आएगा। क्लियर बच्चों? तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और यहां पर आपको ये गुणा करा लेना है। क्लियर बच्चों? वीडियो को अंत तक देखें, सभी प्रश्नों को हल करें, सूत्रों को साथ में बच्चों आप सूत्रों को अंडरलाइन करते चलें और उनको याद भी करते चलें।
किस सूत्र में कौन सी भौतिक राशि क्या प्रदर्शित कर रही है, इसमें भी आपको विशेष ध्यान देना है। क्लियर बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें, मन लगाकर पढ़ें। अब देखते हैं बच्चों अपना प्रश्न संख्या 43। क्या कह रहा है ये प्रश्न? 240 वोल्ट और 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस हो, तो तंतु के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। बच्चों एक बात ध्यान देना, जब किसी धात्विक चालक के ताप को बढ़ाया जाता है तो धात्विक चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। तो यहां पर बल्ब जब प्रज्वलित हो रहा है तो बल्ब का तंतु का ताप बढ़ रहा है। क्लियर बच्चों? अब यहां क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, तो एक बार उसको लिख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर जो वोल्टता दी गई है V, वो है वोल्टता V जो है, वोल्टता V का मान है 240 वोल्ट। और जो विद्युत शक्ति दी गई है, विद्युत शक्ति P जो दी गई है वो है बच्चों 200 वाट। और यदि यह प्रतिरोध, अब हमें इसका पहले प्रतिरोध ज्ञात करना है। वैद्युत प्रतिरोध क्या है इस ताप पर, वैद्युत प्रतिरोध क्या है वो हमें ज्ञात करना है। कैपिटल R बराबर क्या। क्लियर? अब बच्चों अगली बात कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध है R0। ये जो आपने वैद्युत प्रतिरोध दिया गया है R0 बराबर R0, और 2000 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध जो है, मतलब R2000 पर 2000 डिग्री सेल्सियस पर वो है हमारा 10 गुना 0 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध के। और इसी का मान बच्चों कैपिटल R के बराबर भी होगा, जो कैपिटल R हम यहां पर ज्ञात करेंगे। तो हमें ज्ञात करना है बल्ब के तंतु का विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या। क्लियर बच्चों? तो आइए सबसे पहले हम इसका वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या लगाएंगे? चूंकि वैद्युत शक्ति P बराबर होती है V² अपॉन कैपिटल R, इसलिए R बराबर हो जाएगा V² अपॉन कैपिटल P। V का मान दिया गया है 240, तो 240 गुना 240, और डिवीजन में है हमारा शक्ति 200 वाट। देखिए यहां पर 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा 2 1 कम 2 और 2 12 हम 24। अब 12 का गुणा कर लेंगे, R बराबर आ जाएगा 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 4 26। 268 ओम आने वाला है बच्चों ये वैद्युत प्रतिरोध। अब इसके बाद में जब ये 268 ओम आ जाएगा हमारा, इसके बाद हमको लगाना है पुनः एक सूत्र, ताप के साथ प्रतिरोध कैसे वृद्धि करता है। तो RT = R0 1 + अल्फा × T। तो यहां पर 2000 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया गया है, तो R2000 = R0 1 + अल्फा × 2000। क्लियर? अब ये जो हमारा R2000 है, इसके प्लेस में हम लिख देते हैं 10 R0 = R0 1 + 2000 अल्फा। अब बच्चों देखिए R0 से R0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा 10 = 1 + 2000 अल्फा। अब ये एक यहां घट जाएगा तो 9 हो जाएगा बराबर 2000 अल्फा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 9/2000। तो ये 2 से इसको काटेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा, और इसके बाद ये जो 10 की घात 3 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 3 हो जाएगा अल्फा। क्लियर? तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स
डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये हमारा हो गया डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इस तरीके बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 43 को हल कर लिया है। और यहां पर जो प्रतिरोध ताप गुणांक आया है, प्रतिरोध ताप गुणांक जो आया है, प्रतिरोध ताप गुणांक, वो हमारा अल्फा इज इक्वल टू 4.5 गुणा 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो रहा है। क्लियर बच्चों? तो एक एक क्वेश्चन मन लगाकर लिखिए, आप पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए, मन लगाकर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बच्चों वीडियो को अंत तक देखें, निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आज आप सोच रहे हैं आज नहीं पढ़ेंगे, कल हम पढ़ लेंगे, बेटा कल कभी नहीं आता। जो यह पल है यह महत्वपूर्ण है। अब जो कल आने वाला है वो कल अपने हिसाब से डिसाइड होगा। यदि वर्तमान में आपने मेहनत की है तो आपका कल बेहतर होगा। तो हमें जो हमारे बस का है वह कर लेना चाहिए, और जो हमारे बस का नहीं है उसके लिए प्रयास नहीं करना है। जो हमारे बस का है वो करते रहना है। जब ये हो जाएगा तो आगे की भी सारे कार्य हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? मन लगाकर पढ़ें, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, वीडियो को अंत तक देखें। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 44, जिसमें क्या कह रहा है, एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो अपने पास जो बल्ब है वो 220 वोल्ट का है। जब उसमें 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो वो 100 वाट शक्ति देता है। लेकिन जब इसी बल्ब को हम 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ेंगे तो कह रहा है बल्ब कितनी विद्युत शक्ति प्रयोग करेगा। तो इस क्वेश्चन को समझना बच्चों, तो ध्यान दीजिए जरा सा। जब V1 हमारा 220 वोल्ट है, V1 कितना है 220 वोल्ट है, और जो तब P1 कितना है 220 वोल्ट पर जब हम इसे जोड़ेंगे तो इसकी जो शक्ति आने वाली है वो 100 वाट आने वाली है। कितनी आने वाली है 100 वाट आने वाली है। क्लियर बच्चों? तो V1 220 वोल्ट पर शक्ति इसकी P1 100 वाट है। अब इसके बाद जब V2 हम जोड़ेंगे 110 वोल्ट तो इसकी शक्ति P2 कितनी वाट होगी, यह उत्तर हमें देना है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं इसको। चूंकि वैद्युत शक्ति होती है, वैद्युत शक्ति होती है P इज इक्वल टू, वैद्युत शक्ति होती है P इज इक्वल टू V² अपॉन कैपिटल R। अब बच्चों एक चीज देखिए, किसी भी बल्ब के तंतु का जो वैद्युत प्रतिरोध है वो नियत रहेगा। क्लियर भाई? बल्ब के सिरों पर अगर विभवांतर परिवर्तित करते हैं तो उसका प्रभाव बल्ब के तंतु पर, तंतु के वैद्युत प्रतिरोध पर नहीं होने वाला है। तो चूंकि वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R नियत है, वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R बराबर नियतांक, तो अगर ये नियत है तो हम लिख सकते हैं P अनुक्रमानुपाती V²। तो भाई P1 अपान P2 हो जाएगा हमारा V1 अपान V2 का होल स्क्वायर। क्लियर? या V1² अपॉन V2², V1² अपॉन V2²। तो इस तरह बच्चों हमें P2 ज्ञात करना है। तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P1 इंटू V2² अपॉन V1²। तो P2 इज इक्वल टू P1 जो है हमारा, P1 जो है हमारा वो कितना होगा 100 वाट, और V2² जो होगा हमारा वो 110 का वर्ग, और जो V1 दिया है हमारा, V1 का मान रखेंगे 220। तो 220 गुणे 220 क्या होने वाला है? P2 इज इक्वल टू 100 गुणे 110 गुणे 110 बटा 220 गुणे 220। अब देखिए बच्चों यहां पर 110 हमारा 2 बार में इसका भाग चला जाएगा, और ये 110 हमारा 2 बार में इसका भाग चला जाएगा।
तो ये बना P2 इज इक्वल टू 100/4, तो P2 इज इक्वल टू हो गया 25 वाट। तो इस तरह से जो बल्ब की शक्ति 110 वाट में आएगी, 110 वोल्ट में आएगा, सॉरी 110 वोल्ट विभवांतर में जो बल्ब की शक्ति आने वाली है P2, वो 110 विभवांतर में 110 वोल्ट विभवांतर में आएगी 25 वाट। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने इस प्रश्न को हल कर लिया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो बल्ब की वैद्युत शक्ति होती है वो बल्ब के वैद्युत विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर बच्चों? तो इस हिसाब से P1/P2 इज इक्वल टू V1²/V2²। यदि कोई बच्चा ये सोच रहा हो तो किस प्रकार ये आ जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए कि P1 आप एक बार कर सकते थे P1 इज इक्वल टू V1²/R, कामा P2 आप कर सकते थे V2²/R, और जब इनका आप भाग देते तो R से R कैंसिल हो जाता, तो P1/P2 इज इक्वल टू V1²/V2² आ जाता। क्लियर बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट भी आप देख लीजिए, नियतांक कर जाते तो मन लगाकर समझे बच्चों। एक एक प्रश्न को, वीडियो को अंत तक देखें, फार्मूले पर निगाह रखें कि किस प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगाया गया है और उस फार्मूले में कौन सा प्रतीक चिन्ह क्या अर्थ प्रदर्शित कर रहा है। फार्मूले को साथ में याद भी करते चले बच्चों। क्लियर? एक एक क्वेश्चन करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे बच्चों। पूरा कंप्लीट सिलेबस अटेंड करने वाले हैं आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। कह रहे बच्चों इस बार पानी में आग लगा देंगे और इस बार की परीक्षा में आपको 100 में 100 दिला देंगे। बस पढ़ते रहिए आप, मन लगाकर एक एक न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए, कॉपी में लिखकर सॉल्व करिए, पूरा सॉल्यूशन रखिए अपने पास। फार्मूले पूरे बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उन फार्मूले को भी आप दोहराते रहिए, उनके संकेतों का अर्थ समझते रहिए। क्लियर बच्चों? अब बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग प्रश्न संख्या 45 की। क्या कह रहा है? 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर एक बल्ब है और इस बल्ब में लिखा है 60 वाट 30 वोल्ट। तो इस बल्ब की जो शक्ति है P1 वो 60 वाट है और इसमें जो विभवांतर होना चाहिए वो 30 वोल्ट है। इसके बाद बच्चों इस बल्ब में एक वैद्युत प्रतिरोध आपको जोड़ना R। क्यों जोड़ना है? क्योंकि आप 90 वोल्ट बल्ब के सिरों पर आरोपित करेंगे जबकि बल्ब को जलाना है हमें 30 वोल्ट पर। तो बाकी बचा 60 वाट, उसका विभव पतन हो जाना चाहिए किसी एक प्रतिरोध में जो बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। क्लियर बच्चों? तो इस प्रतिरोध का मान नहीं पता है, यह कितने ओम का प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, यही हमें ज्ञात करना है। और जो इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा, तो देखो 30 वोल्ट यहां 90 वोल्ट सप्लाई में लगाएंगे तो इसके सिरों पर V2 इज इक्वल टू होने वाला है शेष 60 वोल्ट। क्लियर बच्चों? या V2 होने वाला है, अभी इसको ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद यहां पर हम लोगों ने स्रोत से जोड़ा है 90 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस, ये V बराबर हमारा 90 वोल्ट। तो चूंकि कुल विभवांतर जो है वो V बराबर V1 प्लस V2 होगा। तो V2 इज इक्वल टू निकल के आ गया V माइनस V1। V2 इज इक्वल टू 90 में 60 को घटा देंगे तो V2 बराबर 30 वोल्ट, सॉरी 90 में 30 को घटा देंगे तो V2 बराबर 60 वोल्ट आने वाला है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हमने देखा कि इस विभवांतर के सिरों पर 60 वोल्ट विभवांतर होगा। अब देखिए बच्चों, जो वैद्युत धारा होती है, जो श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा का मान होता है, तो वैद्युत धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है और श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा का मान समान होता है। तो अधिक विभव से कम विभव की ओर ये वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा का मान समान होता है। तो यहां बच्चों जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस 60 वाट के बल्ब से, तो चूंकि P1 बराबर, इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे
बल्ब की शक्ति P1 बराबर V1 इंटू आई। क्लियर? तो चूंकि शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा होती है, P बराबर VI, तो उसी सूत्र को हमने यहां लगाया, तो I बराबर हो जाएगा P1 अपॉन V1। तो P1 कितना है? 60 वाट है, और यहां पर वोल्टता कितनी है? 30 है। तो जो धारा प्रवाहित होगी वो 2 एम्पियर की वैद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होगी। श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा का मान समान होता है, ये कॉन्सेप्ट आप बच्चों ध्यान दें। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों में वैद्युत धारा का मान समान होता है। जो बल्ब में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी वही बल्ब से जुड़े श्रेणी क्रम में वैद्युत प्रतिरोध में भी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहां बच्चों हम लोग बात करेंगे जब वैद्युत प्रतिरोध की, तो पुनः V2 इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का मान जो होगा वो V2 अपॉन आई हो जाएगा, और V2 है हमारा 60 वोल्ट और आई का मान है 2। तो जो वैद्युत प्रतिरोध हमें बल्ब के श्रेणी क्रम में डालना है वो हमें 30 ओम का डालना है। क्लियर? अतः बल्ब के श्रेणी क्रम में 30 ओम का वैद्युत प्रतिरोध लगाना उचित होगा। क्लियर? तो मन लगाकर देखें बच्चों, इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए इसको। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 46। बच्चों धैर्य बनाकर आप कक्षा को अटेंड करें, कक्षा को अंत तक पढ़ें, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, निरंतर मेहनत करें बच्चों, क्योंकि निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। एग्जाम में इस बार यदि आपको 100 में 100 अंक लाने हैं तो प्रत्येक क्लास समय पर और पूरा आपको निरंतर पढ़ना होगा बच्चों। सूत्रों पर विशेष ध्यान दें, किन प्रश्नों में कौन से सूत्र उपयोग हो रहे हैं उन सूत्रों को भी याद करते चले, मात्रक भी साथ में देखते रहें। बच्चों जब आप निरंतर मेहनत करेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 46। आप देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है? कह रहा है 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी? तो बच्चों जो बल्ब में लिखा है वो बल्ब के लिए कहा जा रहा है कि यह 500 वाट का है। जब यह 500 वाट का है, जब इसे 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है। अब इसके बाद में इसका मान लीजिए, माना बल्ब का प्रतिरोध कैपिटल आर है। बल्ब का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर है, कैपिटल आर। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखना, जब हम इस बल्ब को 110 वोल्ट से जोड़ेंगे, कितने से जोड़ेंगे? 110 वोल्ट से जोड़ेंगे, मतलब V डैश जो हमारा होगा वो मान लीजिए जो अब इसे V दिया जाता है वो V1 जो दिया जाता है वो 110 वोल्ट है। तो क्या होगा? चूंकि दो बल्ब हैं और दोनों बल्बों के प्रतिरोध कैपिटल आर ही होंगे, तो इस स्थिति में इन दोनों बल्बों को जो वोल्ट मिलेगा वो 55 वोल्ट मिलेगा, आधा आधा। क्लियर? क्योंकि दोनों का वैद्युत प्रतिरोध समान है, दोनों में 55 वोल्ट मिलने वाला है। V2 55 दूना 110। तो अब बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी? क्लियर? तो देखिए बच्चों, चूंकि P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, तो P V1 और V2 इसको V डैश कर देते हैं। अब जो इनको वोल्टता मिलेगी वो V डैश इज इक्वल टू 55 वोल्ट मिलेगी। तो P R नियत होता है तो P N क्रमानुपाती V स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं P अपॉन P डैश इज इक्वल टू V अपॉन V डैश। अब क्या है, जब हम तो P डैश का मान हमें ज्ञात करना है, तो P अपॉन V इंटू V डैश बनेगा। तो P डैश जो होगा, तो P कितना है? P है हमारा 500, V कितना है? 220, V डैश कितना लगा है? 55। क्लियर? तो 55 चौका
220, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 220 और 4 से यहां भाग दे देंगे तो पी डैश हो जाएगा हमारा 4 एक कम 4 और बचा 1, तो 4 दूना 8 और बचा 2, तो 4 पंचे 20। तो अब जो बल्ब की शक्ति होगी वो 125 वाट हो जाएगी। तो इस प्रश्न को कैसे किया बच्चों हम लोगों ने ये देखा है कि जब इसे एक 220 वोल्ट पर जलाया जा रहा था तो ये 500 वाट शक्ति दे रहा था, तो जब इसे 55 वोल्ट पर जलाएंगे तो शक्ति कितनी देगी, अर्थात P अपॉन P डैश इज इक्वल टू V अपॉन V डैश स्क्वायर फार्मूले कर लिया। क्लियर बच्चों, तो मन लगाकर पढ़े। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 47। एक एक प्रश्न पढ़े बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आपको धैर्य बनाकर सभी प्रश्नों को हल करना चाहिए। क्लियर बच्चों, तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 47। देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है। दिए गए तीनों प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की विद्युत शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। तो बच्चों इस प्रश्न में सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे अधिक शक्ति किसमें व्यय होगी। देखिए, चूंकि विद्युत प्रतिरोध में व्यय शक्ति, चूंकि विद्युत प्रतिरोध में व्यय शक्ति होती है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्लियर। तो देखिए बच्चों, जब यहां विद्युत धारा प्रवाहित होगी I, तो इसका एक भाग यहां जाएगा, एक भाग यहां जाएगा, लेकिन इस 4 ओम प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। तो इस 4 ओम प्रतिरोध में सबसे अधिक शक्ति व्यय होगी। तो अगर हमें धारा का मान ज्ञात करना है तो इस प्रतिरोध में बहने वाली परिपथ की कुल विद्युत धारा होगी। क्लियर बच्चों, तो चूंकि 4 ओम प्रतिरोध की शक्ति कितनी दी गई है, 64 वाट। तो P दिया गया है आपको 64 वाट, तो P 64 वाट है, 64 वाट है। R आपका जो यहां पर है R वो आपका 4 ओम है। क्लियर, तो यहां पर 4 ओम है और जो धारा है वो आपको पता नहीं है, तो आप सूत्र लगा सकते हैं I P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू P बाई R। क्लियर, तो I इज इक्वल टू अंडर रूड P अपॉन R हो जाएगा। तो I का मान जो निकल कर आएगा अंडर रूड P का मान कितना है बच्चों, 64 हो सकती है अधिकतम शक्ति, तो 64 और बटे R का मान है 4। क्लियर, तो ये हो जाएगा 16 चौक 64, मतलब I बराबर 4 एम्पियर। तो इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो 4 एम्पियर है। अब बच्चों इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 ओम लगे हैं समांतर क्रम में, तो चूंकि 4 ओम समांतर क्रम में लगे हैं, अभी तो हमने परिपथ की धारा निकाली, तो 4 ओम किस में लगे हैं, समांतर क्रम में। तो चूंकि 4 ओम समांतर क्रम में है, तो इसलिए जो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध बनेगा 1/R1 बराबर 1/4 धन 1/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2। तो R1 का मान निकल आएगा हमारा 2 ओम। इसके बाद देखिए बच्चों, यहां पर ये 4 मिला के आपका हो गया 2। तो एक जो और दूसरा चित्र बनेगा आपका, ये कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। 2 ओम ये हो गया आपका और इसके आगे लगा है 4 ओम। तो आप देखते हैं ये 4 ओम, 2 ओम कामा 4 ओम कौन से क्रम में है, 2 ओम कामा 4 ओम श्रेणी क्रम में है। इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध आएगा R2 वो हो जाएगा 2 धन 4 बराबर 6 ओम। तो आप परिपथ में कुल शक्ति क्या होगी, परिपथ में व्यय शक्ति बनेगी हमारी, परिपथ में व्यय शक्ति, इस पूरे परिपथ में व्यय शक्ति जो बनेगी हमारी, परिपथ में व्यय शक्ति जो होने वाली है, व्यय शक्ति वो होगी बच्चों P इज इक्वल टू P, परिपथ में व्यय कुल शक्ति I स्क्वायर R2, और I का मान बच्चों हम लोगों ने निकाला 4 एम्पियर। तो ये हो गया 4 का वर्ग और गुणे I2 का मान हो जाएगा हमारा, I2 जो आई है, R2 का मान जो है हमारा प्रतिरोध 6। तो 4 चौक 16 छक्का 96, तो 96 वाट ये परिपथ में व्यय शक्ति होगी। तो पहले हमने परिपथ की धारा निकाली, फिर तुल्य प्रतिरोध निकाला और तुल्य प्रतिरोध में धारा के वर्ग का गुणनफल करके इस परिपथ में व्यय कुल शक्ति ज्ञात कर लिया है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इस प्रश्न को। यह प्रश्न कह रहा था कि जो आपका कोई अकेला प्रतिरोध है वह जो अधिकतम शक्ति ले सकता है, P मैक्स कह सकते हैं हम उसे,
वो अधिकतम शक्ति होने वाली है 64 वाट। तो इस हिसाब से इस परिपथ में कुल धारा कितनी, अधिकतम धारा कितनी प्रवाहित हो सकती है, तो वो निकल कर आई 4 एंपियर। और इसके बाद हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया और धारा के वर्ग का गुणा तुल्य प्रतिरोध से करा दिया, तो हमको परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति प्राप्त हो गई। मन लगाकर नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 48। वीडियो को छोड़कर बीच में बिल्कुल मत जाइए, अंत तक देखिए बेटा। 50 संख्या प्रश्न तक हल करना है, 3 प्रश्न और बाकी हैं, आप धैर्य बनाकर के उन प्रश्नों को हल करते रहिए। देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत में से 10 वाट लेते हैं। यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो कितने वाट लेंगे। अर्थात विद्युत मेंस की जो वोल्टता है वो वही रहने वाली है, वो परिवर्तित नहीं हो रही। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले माना प्रत्येक प्रतिरोध कैपिटल आर है, प्रत्येक प्रतिरोध कैपिटल आर ओम है। क्लियर। तो श्रेणी क्रम में पहले तीनों को जोड़ देते हैं, तो एक का प्रतिरोध आर, दूसरे का प्रतिरोध भी आर, तीसरे का प्रतिरोध भी आर। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा, और यहां पर वोल्टता मान लेते हैं मेंस की V वोल्ट है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकलेगा हमारा R1 बराबर कैपिटल R धन R, मतलब R1 बराबर 3R हो जाएगा। क्लियर। और जो यहां पर शक्ति मिल रही है, तीनों मिलकर के जो शक्ति लेते हैं वो 10 वाट है। इसी तरह का अगर हम समांतर क्रम में सोचें, तो समांतर क्रम में अगर इन तीनों को जोड़ देंगे, समांतर क्रम में तीनों को जोड़ देंगे, अभी वोल्टता यहां पर V ही है, और यहां पर भी देखना भी बच्चों R R R, अभी भी वोल्टता मेंस से जो आरोपित की गई है वो हमारी V वोल्ट ही है। अब चूंकि तीनों प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R2 बराबर 1/R धन 1/R धन 1/R। तो ये 1/R और ये बनेगा हमारा R2 = R/3 सॉल्व करने पर। क्लियर बच्चों। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 3R है और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R/3। यहां पर आपको P2 नहीं मालूम है, लेकिन वोल्टता यहां पर भी कैपिटल V है और वोल्टता यहां पर भी कैपिटल V ही है। अर्थात चूंकि विद्युत शक्ति P बराबर होता है V²/R। अब V हमारा नियत है यहां, तथा V नियत है। अगर V नियतांक होगा तो ये बनने वाला है P अनुक्रमानुपाती 1/R। क्लियर। तो P अनुक्रमानुपाती 1/R बनने वाला है। तो यहां पर ये जो हमारा हो जाएगा अब, तो इसको हम कर सकते हैं P1/P2 = R2/R1, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरीके जो P2 हमारा आएगा, P2 यहां से देख लेते हैं बच्चों, जो P2 आएगा हमारा यहां, P2 क्या होने वाला है, P2 जो आने वाला है वो P2 बराबर हो जाएगा P1 × R1/R2। तो बच्चों देखो P1 का मान दे रखा है 10 वाट, R1 का मान दे रखा है 3R, R2 का मान दे रखा है R/3। तो 3 चला जाएगा ऊपर, R से R हो जाएगा कैंसिल। देखिए इस R से ये R हो गया कैंसिल, 3 चला गया ऊपर, तो P2 जो हमें मिलने वाला है वो हो जाएगा हमारा P2 3 × 9 90 वाट। कितना हो जाएगा, 90 वाट हो जाएगा। तो जो P2 होने वाला है हमारा वो 90 वाट होने वाला। क्लियर। तो यहां पर जो P2 आएगा वो 90 वाट आएगा। तो मन लगाकर देख लीजिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद 2 प्रश्न और बच्चे बच्चों आज की क्लास में, उनको और देख लीजिए। फिर आज की क्लास समाप्त, कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे। देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है। एक वैद्युत मोटर जिसका विद्युत प्रतिरोध जो दे रखा है वो 2 ओम है, 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। तो जो सप्लाई वोल्टता है वो 110 वोल्ट है। सप्लाई वोल्टता कितनी है, 110 वोल्ट है, चालू की जाती है। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पियर की धारा लेता है, तो जो धारा इससे प्रवाहित होती है वो 10 एम्पियर है। क्लियर। अब कह रहा है बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो बच्चों कुल विद्युत शक्ति जो होगी, कुल विद्युत शक्ति वो P बराबर होगी VI। तो P बराबर V का मान कितना है 110 और I कितना है 10, तो P बराबर 1100 वाट। तो कुल विद्युत शक्ति 1100 वाट यहां लग रही है। अब कह रहा है बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा में व्यय होगा जो भाग
वह भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय नहीं हो रहा, जो हानि में चला जा रहा है। तो हम देखते हैं प्रतिरोध में हानि, प्रतिरोध में हानि कितनी है, प्रतिरोध में हानि कितनी है। तो प्रतिरोध में हानि है हमारी आई स्क्वायर आर। तो आई का मान है 10, तो 10 का होल स्क्वायर इंटू आर है 2 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा 200 वाट। तो 200 वाट की शक्ति प्रतिरोध में हानि हो जाती है। तो शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो हमें मिलेगी, यांत्रिक शक्ति जो हमें मिलने वाली है यहां पर, वो होगी हमारी 1100 कुल थी, और उसमें 200 वाट हमारी खर्च हो गई प्रतिरोध में। तो 1100 माइनस 200 बराबर 900 वाट। क्लियर। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है, कितना भाग, तो यांत्रिक ऊर्जा का प्रतिशत भाग, तो वो होगी कुल शक्ति माइनस हानि डिवाइड बाई कुल शक्ति गुणे 100। तो कुल शक्ति हमारी 1100, हानि हुई 200 की, और कुल शक्ति माइनस यानी यांत्रिक शक्ति। तो यहां पर हम यांत्रिक शक्ति ही लिख सकते थे, इसको हम कर देते हैं यांत्रिक शक्ति, डायरेक्ट यांत्रिक शक्ति कर देते हैं, यांत्रिक शक्ति डिवाइड बाई कुल शक्ति गुणे 100। तो यांत्रिक शक्ति सीधे सीधे हमारी 900 है, और 1100 का भाग दे देंगे, गुणे में 100 कर देंगे, तो 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। क्लियर। तो ये 11 का जब भाग देंगे इसमें, तो 900 में 11 का भाग देंगे तो आएगा 11 × 88, मतलब 880, 11 × 88, तो ये लगभग 82% आ रहा होगा। जैसे 1100 का 900 में 11 का भाग देंगे तो ये लगभग हमारा 82% आ रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा का जो प्रतिशत भाग है वो 82% इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और बाकी, उसको और हल कर दीजिए, इसके बाद ये क्लास आज की समाप्त हो जाएगी। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे। क्लियर बच्चों। देखते हैं बच्चों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, कह रहा है 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर। तो देखिए क्या कह रहा है, 10 वाट, तो कुल शक्ति जो बता रहा है, कुल शक्ति जो P है मोटर की, वो कह रहा है 10 वाट। क्लियर। और वोल्टता जो लगाई गई है वो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। अब कह रहा है कि जो मोटर के अंदर कुंडली लगी है उसका प्रतिरोध 12 ओम है। मोटर के अंदर जो कुंडली है उसका प्रतिरोध कितना है, 12 ओम है। मोटर की कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या है, मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी विद्युत शक्ति प्राप्त होगी। तो मोटर के अंदर जो कुंडली लगी है उसमें उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या है। तो देखते हैं बच्चों, मोटर की कुंडली में, मतलब मोटर की कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा की दर, या इसे कहते हैं प्रतिरोध में व्यय शक्ति, प्रतिरोध में व्यय विद्युत शक्ति, ये भी कह सकते हैं। प्रतिरोध में व्यय विद्युत शक्ति क्या होगी, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहां पर देखते हैं कि आई कितनी प्रवाहित हो रही होगी। तो चूंकि बच्चों P इज इक्वल टू होता है VI, इसलिए I इज इक्वल टू होगा P अपॉन V। तो P दिया है 10 और V दिया है 20, तो ये यहां पर जो धारा बह रही है 0 0 कैंसिल हो, 0.5 एम्पियर की धारा होगी। तो यहां पर जब हमें I का मान देखना है, जो I होने वाली है इस परिपथ में हमारी, वो I होगी, इस परिपथ में जो I होने वाली बच्चों, वो I हमारी 0.5 एम्पियर। क्लियर। तो यहां पर इसमें जब हम हानि देखेंगे, प्रतिरोध में व्यय हानि, तो वो आएगी हमारी 0.5 का वर्ग गुणे 12, तो 0.25 गुणे 12। अब देखिए बच्चों 1/4 है, ये 3 वाट हो जाएगा। तो 3 वाट प्रतिरोध में खर्च हो जाएगा, कुल है हमारा 10 वाट। तो कह रहा है यांत्रिक कार्य कितना होगा, तो यांत्रिक कार्य करने में व्यय विद्युत शक्ति, तो यांत्रिक कार्य करने की दर या यांत्रिक कार्य में व्यय शक्ति। तो यहां पर कुल शक्ति जो है, कुल शक्ति में हमें प्रतिरोध में व्यय शक्ति खर्च
घटा देनी, प्रतिरोध में व्यय शक्ति घटा देनी। क्लियर बच्चों, प्रतिरोध में व्यय शक्ति घटा देनी। तो कुल है हमारी 10 वाट, प्रतिरोध में व्यय हो रही 3, तो क्या बचेगी 7 वाट बचने वाली। तो यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक कार्य की शक्ति जो है हमारी वो 7 वाट है। यांत्रिक कार्य की शक्ति यहां पर देखिए, यांत्रिक कार्य की जो शक्ति आ रही है वो 7 वाट आ रही है, और प्रतिरोध में व्यय शक्ति I²R जो आ रही है वो 3 वाट आ रही है, और कुल शक्ति जो है हमारी 10 वाट। तो 1 सेकंड में 10 जूल अगर ऊर्जा दी जाएगी तो 3 जूल ऊर्जा मोटर की कुंडली के वैद्युत प्रतिरोध में व्यय हो जाएगी, और शेष 7 जूल ऊर्जा आपको 1 सेकंड में प्राप्त होगी यांत्रिक कार्य के रूप में। क्लियर बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। मिलेंगे कल फिर रात 9 बजे, जहां करेंगे आगे के प्रश्नों की बात। मन लगाकर पढ़ते रहिए बच्चा आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दे बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। अपने दोस्तों को बताओ कि आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बढ़िया क्लास हो रही है, तो इसके लिए उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। कक्षा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।